हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन एवं कैपेसिटर का समांतर संयोजन। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर इस प्रकार से कनेक्ट हो कि उनमें प्रवाहित होने वाला आवेश समान प्रवाहित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस मान C1, C2 और C3 है। इनको हमने श्रेणी संयोजन में कनेक्ट किया है और श्रेणी संयोजन में कनेक्ट करने के बाद इनको V विभवांतर की सप्लाई दी गई है। तो जब इस संयोजन को हम V वोल्टेज देते हैं या V विभवांतर देते हैं तो हम देखते हैं कि Q आवेश प्रवाहित होता है। तो ये जो Q आवेश प्रवाहित होगा ये तीनों कैपेसिटर में से समान मान का प्रवाहित होगा। जैसे यहाँ से 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा तो ये 2 कूलम का आवेश तीनों में से समान मान का प्रवाहित होगा, ठीक है। लेकिन इन कैपेसिटरों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है और दूसरा कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है और तीसरा जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 है, ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन कैपेसिटरों के अक्रॉस वो क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। और इस वोल्टेज ड्रॉपों का जो योगफल होगा ये क्या होगा? सर्किट की कुल वोल्टेज के योग के बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो उस समय हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला था Q इक्वल टू CV। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इस फार्मूले से यदि हमको V की वैल्यू निकालना है या वोल्टेज का मान निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? तो वो हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। यहाँ पर हमने C का पक्षांतर किया है तो V इक्वल टू Q अपॉन C। अब यदि हमको इन कैपेसिटरों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अर्थात V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालना है तो हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको C1, पहला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या है? C1 है। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, ठीक है। तो Q क्या है? आवेश है जो कि समान मान का है, समान मान का प्रवाहित हो रहा है। और C1 क्या है? एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो V1 की जो वैल्यू होगी V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 की जो वैल्यू होगी V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 होगी। इसी प्रकार V3 की जो वैल्यू होगी Q अपॉन C3 होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमको V1, V2 और V3 की जो वैल्यू है प्राप्त हो जाती है या निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। अब V1, V2 और V3 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि V की जो वैल्यू है V इक्वल टू Q अपॉन C है और V1, V2 और V3 की वैल्यू है Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। तो इन मानों को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो V के स्थान पे हम रखेंगे Q अपॉन C1 और V1 के स्थान पे हम रखेंगे Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 और V2 के स्थान पर रखेंगे Q अपॉन C2, उसी प्रकार Q अपॉन C3, ठीक है। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो आवेश है वो क्या है? कॉमन है। यहाँ से तीनों में आवेश क्या है? समान है। तो उसको हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से Q अपॉन C इक्वल टू आवेश को कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर हमको बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। अब यहाँ से आवेश कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3,
ठीक है, ये हमको फार्मूला मिल जाता है कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन में कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करने का। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम कुल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जब कैपेसिटरों को श्रेणी संयोजन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया हो। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। बहुत से न्यूमेरिकल इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो श्रेणी संयोजन होता है उसमें हमको कौन कौन सी और बातें याद रखना है। तो पहला बात तो याद रखना है कि ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि जो कैपेसिटर का श्रेणी संयोजन होता है इसमें आवेश का मान समान होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है, आवेश का मान समान होता है। जो आवेश होगा वो समान मान का प्रवाहित होगा। जितने भी कैपेसिटर जुड़े हों, यदि 3 जुड़े हैं तो तीनों में प्रवाहित होने वाला आवेश समान होगा। यदि 4 जुड़े हों तो चारों में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से पहली बात याद रखना है कि जो श्रेणी संयोजन होता है कैपेसिटर का उसमें आवेश का मान समान होता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि श्रेणी संयोजन का उपयोग, कैपेसिटर का जो श्रेणी संयोजन है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका जो उपयोग करते हैं हम कम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात याद रखना है, कम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस संयोजन का उपयोग कम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कैपेसिटेंस मान प्राप्त होगा, कुल कैपेसिटेंस जो प्राप्त होगा वो सबसे कम मान के कैपेसिटर के मान से भी कम प्राप्त होगा। ये बात भी आपको यहां से याद रखना है कि कुल कैपेसिटेंस का मान सबसे कम मान के कैपेसिटर से कम प्राप्त होता है। तो इसमें तीसरी बात याद रखना है कि कुल कैपेसिटेंस का मान प्राप्त होगा इस संयोजन में, तो वह मान होगा सबसे कम कैपेसिटेंस के मान से भी कम प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरी बात आपको याद रखना है। और चौथी बात आपको याद रखना है कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान कम होगा, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान कम होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा और उसके पंचर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जिस कैपेसिटेंस का मान जितना कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके पंचर होने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है कैपेसिटर का सीरीज संयोजन। अब हम देखते हैं कैपेसिटर का पैरेलल संयोजन। तो कैपेसिटर का समांतर संयोजन या कैपेसिटर का पैरेलल संयोजन, तो जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर इस प्रकार से जुड़े हों कि उनको समान वोल्ट की सप्लाई मिले, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर का समांतर संयोजन बोलते हैं। ठीक है, या कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं यदि प्रत्येक कैपेसिटर एक ही वोल्टेज की सप्लाई के आर पार जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को कैपेसिटर का समांतर संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर समांतर संयोजन को दर्शाया गया है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें 3 कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। ठीक है, अब इन कैपेसिटरों को V वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो V वोल्ट की सप्लाई देने पर आवेश प्रवाहित होता है और आवेश जो प्रवाहित होगा, ठीक है, ये तीनों कैपेसिटरों में से अलग अलग प्रवाहित होगा, क्योंकि ये समांतर संयोजन है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस के समांतर संयोजन में करंट बढ़ जाती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर के समांतर संयोजन में आवेश क्या हो जाता है,
तीन भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि तीन कैपेसिटर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यदि चार कैपेसिटर जुड़े होते तो चार भागों में आवेश क्या हो जाता, बढ़ जाता है। यदि दो कैपेसिटर जुड़े हुए होते तो वो दो भागों में जो आवेश था वो क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ से जो आवेश प्रवाहित होता है वो यहाँ पर जाके तीन भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मान लिया है कि जो C1 कैपेसिटेंस है, इसमें प्रभावित जो आवेश है Q1 है, C2 कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है जिसमें प्रवाहित आवेश Q2 है, और C3 जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, उसमें से प्रवाहित आवेश क्या है, Q3 है। अब जो आवेश है उसकी जो वैल्यू होगी इन तीनों आवेशों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कैपेसिटर के स्टार्टिंग में कि Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, अब इस फार्मूले से यदि हमको Q1, Q2 और Q3 आवेश की वैल्यू निकालना है तो हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो जैसे Q1 की वैल्यू निकालना है C1 में से प्रवाहित होने वाला आवेश, तो कैसे निकालेंगे, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V। ठीक है, अब क्या है, C1 क्या है, कैपेसिटेंस है, और V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, जो कि तीनों को क्या मिल रहा है, समान मान का मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम Q2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 और V। ठीक है, वोल्टेज क्या है, समान है, और कैपेसिटेंस क्या है, इनके अलग अलग है। इसी प्रकार से हम Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 और V। अब इस Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने पर हम देखते हैं कि Q की जो वैल्यू है CV है, और Q1 की जो वैल्यू है C1V1 है, और Q2 की जो वैल्यू है C2V2 है, और Q3 की जो वैल्यू है C3V है। ठीक है, अब यहाँ से इस फार्मूले में हम मान पुट कर देते हैं। तो Q की जो वैल्यू है CV है, और यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है C1V है, और Q2 की जो वैल्यू है C2V है, और इसी प्रकार Q3 की वैल्यू है C3V है। अब यहाँ से देखिए जो वोल्टेज है वो तीनों में क्या है, ओवरलेस्ट है ना, कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो CV इक्वल टू वोल्टेज कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से वोल्टेज कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिलता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो और हमसे पूछा जाए कि उनका कुल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले की सहायता से हम कुल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जब कैपेसिटेंस के मान क्या हो, अलग अलग हो, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और यदि कैपेसिटेंस के मान समान हो तो उसके लिए फार्मूला होता है N इंटू C। ठीक है, CT इक्वल टू N इंटू C, जहां पर CT क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, N क्या है, कैपेसिटरों की संख्या है, और C क्या है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो ये जो फार्मूला होता है, ये असमान मान के कैपेसिटेंस जब दिए हुए हो या असमान मान के कैपेसिटर दिए गए हो और कुल कैपेसिटेंस पूछा गया हो, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और कुल कैपेसिटेंस का मान निकालेंगे। और ये जो फार्मूला है इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, जब समान मान के कैपेसिटर हो ना, और वो पैरेलल में कनेक्ट हो और कुल कैपेसिटेंस हमको निकालना हो, तो इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस संयोजन में हमको कौन कौन सी मुख्य बातें याद रखनी है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पर याद रखना है कि इस संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, तो वोल्टेज का मान समान होता है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इस संयोजन में जो आवेश होता है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक कैपेसिटर में प्रवाहित आवेश अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस संयोजन में
तो प्रत्येक कैपेसिटर में प्रवाहित आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इस संयोजन का उपयोग हम कब करेंगे, तो जब हमको अधिक कैपेसिटेंस प्राप्त करना हो तो इस संयोजन का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं अधिक कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए। तो इस संयोजन का उपयोग अधिक कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इस संयोजन में जो कैपेसिटेंस का मान प्राप्त होता है, टोटल कैपेसिटेंस का मान प्राप्त होता है, वो सबसे अधिक कैपेसिटेंस के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समांतर संयोजन हो जाता है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर की ऊर्जा। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम भरा जाता है और जो पराविद्युत माध्यम भरा होता है उसमें ऊर्जा स्टोर होती है ना। स्थिर विद्युत तनाव के कारण उसकी प्लेटों के बीच जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम में क्या होती है, ऊर्जा स्टोर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि ऊर्जा जो होती है पराविद्युत माध्यम में स्टोर होती है, जबकि आवेश जो संचित होता है या स्टोर होता है वो प्लेटों पर संचित होता है। आवेश कहाँ संचित होता है, प्लेटों पर। तो प्लेटों पर संचित। अब जो ऊर्जा है कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच जो पराविद्युत माध्यम होता है उसमें ऊर्जा स्टोर होती है। तो वो ऊर्जा कितनी स्टोर होती है, तो वो ऊर्जा स्टोर होती है E = 1/2 CV², जहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस है, और V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, C क्या है, कैपेसिटेंस, और V क्या है, वोल्टेज। ठीक है, और जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होती है, जूल। तो 1/CV² जूल एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर के पराविद्युत माध्यम में स्टोर होती है। ठीक है, अब यहां से हमने पढ़ा था कैपेसिटर में कि Q = होता है CV। अब यहां से यदि हम V की वैल्यू निकालें तो V = होता है Q/C। तो V की वैल्यू रखेंगे एक बार इस इक्वेशन में तो एक एनर्जी का फार्मूला अलग प्राप्त होगा, और एक बार हम C की वैल्यू रखेंगे तो C हो जाएगा Q/V। ठीक है, ये दो फार्मूले यहाँ पर निकले हैं। इन फार्मूले को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको दो अलग अलग एनर्जी के फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल वाला फार्मूला ना पूछ के इन फार्मूले को मोडिफाइड करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से B के स्थान पर हम रखेंगे Q/C रखेंगे। तो अब एक बार हम जो B है इसके स्थान पे Q/C रखेंगे तो हमको एक फार्मूला प्राप्त होगा, और एक बार जो C है इसके स्थान पर Q/V प्राप्त होगा, पुट करेंगे तो हमको दूसरा एनर्जी का फार्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले V की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो V की वैल्यू रखने पर हम देखते हैं कि U = 1/2 C, और V की वैल्यू क्या रखेंगे, Q/C रखेंगे। तो यहाँ पर Q/C का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 C Q²/C², तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक C। तो इस प्रकार से हमको एक फार्मूला मिलता है 1/2 Q²C। ये भी हमारा किसका फार्मूला होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है E = ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब एक बार हम C = Q/V रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा E = 1/2 C की वैल्यू क्या है, Q/V। तो Q/V यहाँ पर पुट करेंगे तो Q/V × V², ये V से V कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर एक V बचता है। तो यहाँ पर 1/2 QV, ये भी हमको एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है किसका, एनर्जी का।
तो ये फार्मूले होते हैं एनर्जी का, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है और एक फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एनर्जी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर का वोल्टेज एम्पियर गुण। ठीक है, थैंक यू।